आज सबसे पहले बात मोक्ष की पोस्टर सर्विस की, क्योंकि डाक विभाग ने मरने के बाद मोक्ष दिलाने वाली सर्विस शुरू की है। ये सर्विस उन लोगों के लिए होगी जिनके दिवंगत परिजनों की अस्थियों का विसर्जन नहीं हो पाया है। लेकिन इस डाक सेवा के शुरू होने से पहले नया बखेड़ा जरूर शुरू हो गया है। तीर्थ पुरोहितों ने इसको धर्म के खिलाफ बताकर मोर्चा खोल दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। मरने के बाद मिलेगा मोक्ष, डाक विभाग की नई सोच। वाराणसी, प्रयागराज, गया और हरिद्वार में अस्थि विसर्जन की डाक सेवा। स्पीड पोस्ट का विरोध, पुरोहितों में रोष। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मौत का शिकार हुए कई लोगों को मरने के बाद भी मोक्ष नहीं मिल रहा, क्योंकि कुछ लोग भीड़ से बचने के लिए तो कुछ संक्रमण के डर से तो कुछ आर्थिक तंगी के चलते अपने दिवंगत परिजनों की अस्थियों का विसर्जन नहीं कर पा रहे हैं। और अब इनकी परेशानी को दूर करने के लिए डाक विभाग सामने आया, जिसने अस्थियों के विसर्जन का बीड़ा उठाया है। अब लोग घर बैठे सिर्फ स्पीड पोस्ट के जरिए अपने परिजनों की अस्थियों का विसर्जन करा सकेंगे। अस्थियों के विसर्जन की ये सेवा देश के 4 तीर्थ स्थलों के लिए होगी, जिसमें प्रयागराज, वाराणसी, गया और हरिद्वार का नाम शामिल है। अस्थियों के विसर्जन को लेकर डाक विभाग की पहल यकीनन काबिले तारीफ है। इससे न सिर्फ लोगों के समय और पैसे की बचत होगी, बल्कि लोग खुद को कोरोना के खतरे से भी दूर रख सकेंगे। कहा यह भी जा सकता है कि डाक विभाग की ये पहल आस्था और आधुनिकता का भी अनूठा संगम है। लेकिन स्पीड पोस्ट के जरिए अस्थि विसर्जन की ये सेवा तीर्थ पुरोहितों को नागवार गुजर रही है। तीर्थ पुरोहित इसे धर्म के लिए खतरा बता रहे हैं। ये जो डाक व्यवस्था हुई है ये बहुत ही गलत है। उसका कारण ये है कि जो अस्थि विसर्जन लोग अपने घर से करने आते हैं, जो अपने प्राणी का लेके आते हैं अस्थि पूजा करने के लिए, तो सबसे बड़ी बात वो अपने सीने से लगा के लाते हैं और उस अस्थि को ज़मीन पे नहीं रखा जाता है। और डाक विभाग के माध्यम से ये कोरियर से अगर आएगा तो वो फेंकते हुए उठाते हुए लेके आएंगे, तो वैसे उसका सम्मान समाप्त हो गया। हालांकि डाक विभाग का कहना है कि विसर्जन की रस्म पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ होगी, इसमें किसी तरह का अपमान नहीं होगा। तो ऐसे में भारतीय डाक विभाग ने ओम दिव्य दर्शन नामक एक सोशियो रिलीजियल संस्था है, उसके साथ मिलकर के एक पहल की है, जिसके तहत अब लोग अस्थि विसर्जन के लिए जो है घर बैठ करके अस्थि विसर्जन कर सकते हैं। और यह सुविधा, जैसा कि हम लोग कहते हैं कि गंगा जी में जो अस्थि विसर्जन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये वाराणसी, प्रयागराज, गया और हरिद्वार के लिए उपलब्ध होगी। इसके लिए अस्थियों का पैकेट बनाकर उसे स्पीड पोस्ट करना होगा। पैकेट पर पते की जगह सिर्फ संस्था का नाम, ओम दिव्य दर्शन और 4 धार्मिक स्थलों में से किसी एक शहर का नाम लिखकर भेजना होगा। डाक विभाग अस्थियों को ये पैकेट संस्था के स्थानीय प्रतिनिधि को सौंप देगा, जब विसर्जन की रस्म पूरे हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक संस्था के लोग कराएंगे। इस दौरान वे विसर्जन की रस्म की वीडियो स्ट्रीमिंग कर परिवार वालों को उनके घर बैठकर ही दिखाएंगे। परिजनों को फोटो और वीडियो के साथ ही गंगा जल भी भेजा जाएगा। डाक विभाग के माध्यम से सिर्फ अस्थियों को भेजना ही नहीं, बल्कि संस्था के लोग उसे रिसीव करेंगे, उनका अंतिम क्रिया करेंगे, उन अस्थियों को विसर्जित करेंगे और उसके बाद डाक विभाग के माध्यम से ही गंगा का जल भी भेजा जाएगा। लेकिन ये सेवा भी ठीक से शुरू भी नहीं हुई, उससे पहले ही इसका विरोध शुरू हो चुका है। प्रयागराज की तरह ही हरिद्वार के पुरोहित भी इसका विरोध कर रहे हैं। ये हमारी सनातनी परंपरा और धर्म से संबंधित कार्य है और डाक विभाग, जैसा कि आप जानते हैं कि डाक विभाग का धार्मिक कार्यों से किसी प्रकार का कोई मतलब या वास्ता नहीं है। उनके जो अपने एक दैनिक और नैतिक कार्य हैं वो उस कार्य को करें। डाक विभाग को कोई ये अधिकार नहीं है कि जो हमारी सनातनी परंपराएं हैं उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप करे। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अगर पुरोहित विरोध करेंगे तो ये सेवा कैसे काम करेगी। वैसे सवाल पुरोहितों के अधिकारों का भी है और सालों से चली आ रही परंपरा का भी। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे और हरिद्वार से पंकज राणा, एबीपी गंगा। और अब बात गंगा के ग्रीन अलर्ट की, क्योंकि हर हर गंगा की अब हरी हरी छवि हमारे सामने है। कैसे? काशी में गंगा के पानी का रंग हरा देखकर पूरे सूबे में हड़कंप मचा हुआ है। हर कोई पूछ रहा है कि आखिर गंगा के पानी का रंग हरा हुआ क्यों? अब अचानक दूर दूर से गंगा से स्नान करने आने वाले लोगों के लिए भी ये दुविधा है हरा रंग देखकर। क्यों हरा हो रहा है
गंगा का पानी। वाराणसी में कैसे बदला पानी का रंग? गंगा के हरे पानी से डॉक्टर क्यों हैरान? काशी में नहाने योग्य नहीं है गंगा का पानी। क्या है गंगा के हरे पानी की कहानी? शिव की नगरी काशी में गंगा का रंग बदलने से टेंशन बढ़ गई। गंगा के पानी का बदलता ये रंग अबूझ पहेली बनता जा रहा है। क्या आखिर इस बदलते रंग की वजह क्या है? ऐसा क्या हुआ जिसने सबसे पवित्र गंगा जल को बदल दिया? क्या ये प्रकृति की नाराजगी है या किसी तरह का फेलियर? गंगा जल के बदलते रंग ने प्रशासन से लेकर शासन तक सबको चिंता में डाल दिया है, क्योंकि 15 से 20 दिनों से रंग बदलने का ये सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिसके बाद गंगा में स्नान न करने की सलाह दी गई। शुरुआती जांच में ग्रीन शैवाल की वजह से रंग बदलने की बात सामने आई, जिसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी गई। लेकिन तथ्यात्मक जांच के लिए जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने 5 विभागों की टीम को जांच का जिम्मा सौंपा है। इसके बाद से ही लगातार हम लोग गंगा नदी के रिवर की डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सोर्स का भी अध्ययन किया गया, जल की गुणवत्ता का भी अध्ययन किया गया। बीच में कम हुआ और उसके बाद में अप स्ट्रीम से भी कानपुर से लेके इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर और बनारस में हम लोग भी देखे। तो बनारस के हम लोग की जो सीमा है, बनारस की अपनी सीमा है, उसमें जितने ड्रेन्स थे, एक तो इंडस्ट्रियल ड्रेन है, रामनगर इंडस्ट्रियल से आता है, उसमें कलर का ये हुआ कि हर रंग बदला। तो कैसे बदला, पहले इस पर आया, लास्ट में नहीं, ये तो ग्रीन एल्गी है। इसमें फिर अध्ययन करने के बाद उसकी एक रिपोर्ट शासन को प्रेषित कर दी गई है। लेकिन तथ्यात्मक जांच के लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा कल दिनांक 7 तारीख को 5 सीनियर ऑफिसर्स की एक कमेटी गठित की गई है। माना जा रहा है कि काशी में पहली बार गंगा जल का रंग बदला है। यही वजह है कि जांच टीम इसकी पुख्ता वजह तलाशने में जुटी है कि आखिर गंगा जल का रंग बदलने की वजह क्या है। डीएम की ओर से गठित की गई जांच टीम में अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहायक पुलिस आयुक्त दशाश्वमेध घाट, अधिशासी अभियंता, पंधी प्रखंड महाप्रबंधक गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई। जांच में जुटी ये टीम काई को वजह मानकर चल रही है। हालांकि जांच के दौरान न सिर्फ गंगा जल के सैंपल लिए जा रहे हैं, बल्कि मोटर बोट के जरिए टीम गंगा नदी में अलग अलग जगहों की फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफी भी करवा रही है, ताकि गंगा जल के रंग बदलने का कारण ही नहीं, निवारण का भी पता लगाया जा सके। ग्रीन एल्गी जो आया है, इसका अभी स्रोत क्या है और इसका हम कैसे इसे निजात पा सकते हैं, तो अभी आज हमने सैंपलिंग किया है। अब ये टीम मूव करने जा रही है। उसके बाद में हम वास्तविक स्थिति से आपको 10 तारीख को अवगत कराने की स्थिति में होंगे कि इसका कारण और निवारण क्या है। जांच टीम की माने तो गंगा जल का रंग बदलने के पीछे हरे शैवाल का बढ़ना है। ग्रीन एल्गी, और ये इसका कारण था कि पानी का ठहराव होना, कम मात्रा होना, और 17 मई के आसपास अतिवृष्टि हुई थी। 2 दिन के लिए अतिवृष्टि हुई, तो उसके साथ हमारे पानी में फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ी। इसके वजह से ग्रीन एल्गी, और टेम्परेचर भी हमारा गर्मी के दिन में अगर 25 डिग्री से अधिक होता है तो ग्रीन एल्गी का फॉर्मेशन होता है। गंगा जल का रंग बदलने की वजह चाहे जो हो, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ गंगा जल की शुद्धता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि गंगा में आचमन तो दूर, स्नान न करने की भी हिदायत दी गई है। देखिए, आचमन योग तो हम नहीं कह सकते, लेकिन नहा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आज की जो स्थिति है, किनारे पर तो नहीं, अभी हम तो मना करेंगे कि अभी ना नहाएं तो ज़्यादा ठीक है। गंगा जल का यूं रंग बदलना सिर्फ इंसानों के लिए ही दिक्कत भरा नहीं, बल्कि जानकारों की माने तो अगर हालात यही रहे तो जलीय जीवों के लिए भी खतरा हो सकता है। अब ऐसे में गुरुवार शाम को जांच टीम की रिपोर्ट कई मायनों में खास है कि आखिर इस समस्या का समाधान कैसे होगा। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि जैसे जैसे बारिश होगी, वैसे वैसे हालत ठीक हो जाएंगे। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से संतोष चौरसिया की रिपोर्ट। अब बात तीसरी लहर से पहले तनातनी की, क्योंकि प्रशासनिक पदों पर एमबीए डिग्री धारकों की तैनाती के आदेश ने पूरे सूबे के डॉक्टर्स में गुस्सा ला दिया है।
सरकार ने आदेश दिया है कि किसी भी प्रशासनिक पद पर डॉक्टर्स की तैनाती नहीं होगी। डॉक्टर सिर्फ चिकित्सा से संबंधित ही काम करेंगे। अब डॉक्टर्स ने चेतावनी दी है कि अगर उनके ऊपर MBA वालों को लाया गया तो भूचाल आ जाएगा। टीम 9 का ऐलान, प्रशासनिक पद के लिए घमासान। MBA वालों की तैनाती, डॉक्टर्स की चेतावनी। कोरोना की दूसरी लहर ने यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था की जो पोल खोली, उसने सरकार को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि जब दूसरी लहर में यह हाल है तो तीसरी में क्या होगा। यही सोचकर 5 जून को टीम 9 की बैठक में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश दिया था, जिसको लेकर डॉक्टर्स ने मोर्चा खोल दिया। दरअसल सीएम योगी ने अपने आदेश में कहा था डॉक्टर्स को सिर्फ चिकित्सा के कामों में लगाया जाए और जो भी डॉक्टर प्रशासनिक काम देख रहे हैं उनकी जगह MBA डिग्री धारकों को तैनात किया जाए। यूपी सरकार ने यह फैसला स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग के उस पत्र के बाद लिया था जो उन्होंने 2 जून को सीएम योगी को लिखा था। इस पत्र में यूपी की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा गया था कि बड़ी संख्या में डॉक्टर्स प्रबंधकीय कार्यों में लगे हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर्स की भारी कमी हुई। वहीं प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के महामंत्री ने बताया कि प्रदेश में सिर्फ 500 चिकित्सक प्रशासनिक पदों पर हैं, जिनमें महानिदेशालय के अधिकारियों के अलावा CMO, ACMO और अन्य अधिकारी शामिल हैं। लेकिन ये वो पद हैं जिन पर डॉक्टर का ही होना जरूरी है। तो मेरा कहना ये है कि जो पहले मूलभूत हमारी जो आवश्यकता है वो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, जितने भी पद आपने सेंक्शन किए हैं उन पे भरिए उनको, और सपोर्ट में आप हमारे किसी को भी दीजिए। आप एक नहीं 10 MBA को भेजिए, वो हमें आके सपोर्ट करे। ऑलरेडी बहुत सारे MBAs हमारे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं डिफरेंट पोस्ट पे मैनेजर्स के रूप में, चाहे वो NHM हो, चाहे TV प्रोग्राम हो। डॉक्टर्स को ये समझ नहीं आ रहा है कि सरकार MBA वालों को उनके ऊपर कैसे ला सकती है। डॉक्टर्स के विरोध को देख सरकार ने थोड़ा नरम रुख अख्तियार करते हुए कहा कि अभी सिर्फ विचार चल रहा है, फैसला नहीं हुआ। पहले डॉक्टर को उसकी चिंता नहीं करना चाहिए, डॉक्टर्स को अपना काम करना चाहिए। ये सरकार की नीतिगत विषय हो सकता है या आगे इस पर विचार हो सकता है। हमारे लिए समस्या क्या है कि डॉक्टर्स को ये समझना चाहिए कि एक MBBS डॉक्टर जो लेवल 1 से लेकर लेवल 7 तक जाता है, उसके अंदर कोई प्रशासनिक दक्षता या वित्तीय कोई अनुभव नहीं होता है। दरअसल सरकार को लग रहा है कि डॉक्टर्स को सिर्फ अपनी फील्ड का अनुभव होता है, लेकिन प्रशासनिक और वित्तीय अनुभव नहीं होता। यही वजह है कि अब सरकार प्रशासनिक पदों पर MBA वालों को लाने की तैयारी कर रही है, लेकिन डॉक्टर्स ने इस्तीफे की चेतावनी देकर खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि अगर ये बात आगे बढ़ी तो बहुत दूर तक जाएगी। क्योंकि यूपी के सरकारी अस्पतालों में जो 18,700 पद हैं, उनमें से करीब 6,000 पद पहले ही खाली पड़े हैं, जिन्हें भरना एक चुनौती है। अगर डॉक्टर्स ने इस्तीफे दिए या फिर किसी भी तरह का विरोध हुआ तो बात बिगड़ सकती है। प्रशासनिक पदों पर डॉक्टर्स की जगह MBA डिग्री धारकों को बैठाने के फैसले के बाद शुरू हुआ विरोध और तनातनी कहां तक जाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन डॉक्टर्स का इतना साफ कहना है कि अगर ये व्यवस्था लागू होती है तो प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होने की जगह और चरमरा जाएंगी, उनमें और गड़बड़ी देखने को मिलेगी। डॉक्टर्स का साफ कहना है कि अगर ये व्यवस्था लागू की जाती है तो वो लोग हर स्तर पर इसका विरोध करेंगे। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। अब बात शर्तों वाली राहत की, लेकिन याद रहे हिदायत। 1.5 महीने की कैद के बाद यूपी के सभी 75 जिले अनलॉक हो गए। एक बार फिर से जिंदगी पटरी पर लौटती कम से कम नजर आ रही है। लेकिन अभी यह लड़ाई खत्म नहीं हुई है, सावधानी रखनी होगी, क्योंकि जैसे ही केस बढ़कर 600 के पार हुए, लॉकडाउन फिर लग सकता है। अब ये आपको तय करना है कि खुली हवा में सांस लेनी है या फिर कैद में। डेढ़ महीने बाद अनलॉक हुआ उत्तर प्रदेश। शहरों में फिर से लौटी रौनक। शर्तों वाली राहत, याद रखना हिदायत।
करीब 1.5 महीने की खामोशी के बाद उत्तर प्रदेश में एक बार फिर जिंदगी पटरी पर लौट आई। जिन सड़कों पर सन्नाटा था वहां फिर से चहलकदमी है। कोरोना ने जिन शहरों में सबसे ज्यादा तांडव मचाया उसमें सबसे ऊपर मेरठ का नाम था। लेकिन योगी सरकार की नीति और निर्देश से न सिर्फ केस कम हुए बल्कि देर से ही सही मेरठ भी अनलॉक हो गया। हालांकि शहर के लोगों को ये राहत हिदायत के साथ मिली है। लगभग 1.5 महीने के सन्नाटे के बाद मेरठ आज फिर से अनलॉक हो गया है। जिन बाजारों में कल तक सन्नाटा था वह बाजार आज पूरी तरह से खुल चुके हैं। सड़कों पर रौनक आ गई है और लोगों के चेहरे पे एक अलग ही तरह की खुशी है। 12 घंटे की मोहलत मिलने के बाद दुकानदार भी बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। मेरठ की तरह ही गोरखपुर में भी केस कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। अनलॉक वाली आजादी के लिए गोरखपुर को आखिरी वक्त तक इंतजार करना पड़ा और जब अनलॉक हुआ तो बाजार फिर से गुलजार हो गए। दूसरी लहर के कहर के बाद यह आजादी कई मायने रखती है, क्योंकि यूपी में पॉजिटिविटी दर सिर्फ 0.3% रह गई है, जबकि रिकवरी दर बढ़कर 98% तक पहुंच गई। पिछले 24 घंटे में कोरोना के सिर्फ 709 केस आए, जबकि 1706 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। ये योगी सरकार की ट्रेस, टेस्ट और ट्रीटमेंट का ही नतीजा है। यूपी के 75 जनपदों में आज से कोरोना कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है और लोगों को दुकानें खोलने की छूट दे दी गई है। हम इस समय राजधानी लखनऊ के सबसे व्यस्त अमीनाबाद मार्केट में खड़े हैं, जहां पर आप नज़ारा देख सकते हैं कि सारी दुकानें खुली हैं, हर तरह की दुकानें खुली हुई हैं और लोग खरीदारी करने के लिए आम दिनों की तरह ही यहां पर उमड़े हुए हैं। लेकिन अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई। सावधानी रखनी होगी, क्योंकि 2 गज की दूरी और मास्क का पालन हर वक्त करना होगा, क्योंकि अगर फिर से केस 600 के पार हुए तो लॉकडाउन लग जाएगा। अब लोगों को खुली हवा में सांस लेनी है या कैद में रहना है, ये फैसला वो खुद करें। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी, मेरठ से सुधीर चौहान और गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कोरोना काल में कोई भूखा ना रहे, इसके लिए पीएम मोदी ने ऐलान किया कि दिवाली तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। लेकिन जब फ्री राशन की पड़ताल की गई तो हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई, क्योंकि उन लोगों को राशन मिला ही नहीं जो बाहर से आए। गरीबों को फ्री राशन की सौगात। ग्राउंड जीरो से एबीपी गंगा की पड़ताल। नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। राष्ट्र के नाम संबोधन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया था कि इस देश का कोई भी नागरिक भूखा नहीं मरेगा, सबको दिवाली तक का राशन मुफ्त मिलेगा। गरीबों को ये राशन मिल रहा है या नहीं, इसी की पड़ताल करने एबीपी गंगा ग्रेटर नोएडा के तुसियाना गांव पहुंचा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसी की पड़ताल के लिए एबीपी गंगा की टीम आज ग्रेटर नोएडा के तुसियाना गांव पहुंची है कि आखिरकार आपको राशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मिल रहा है। कितना दिया जा रहा है 1 यूनिट पे? 1 यूनिट पे 5 किलो। लोगों ने हमें बताया कि उन्हें 1 यूनिट पर 5 किलो राशन मिल रहा है, लेकिन बाहर से आए लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा था। कब तक ये राशन वितरण किया जाता है? ये जो शासन का आदेश है वो 3 तारीख से लेकर 15 तारीख तक का। कोई ऐसा शख्स है जो छूटा हो जिसे राशन ना मिला हो? जैसे बाहरी लोग हैं उनको कार्डों को छूट जाता है राशन, उनके लिए नहीं। पोर्टेबिलिटी नहीं लग रही है अब की बार, वो पैसे वाले में ही लगती है पोर्टेबिलिटी। नहीं तो उसमें दिक्कत क्या आ रही? ये शासन का आदेश है, शासन से ही पता लगता है इसमें क्या होता है। गौरतलब है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर रहते हैं जो बाहर से आकर यहाँ काम करते हैं। कोरोना के चलते कईयों की नौकरी चली गई है और अब उनके सामने 2 जून की रोटी का संकट खड़ा हो गया। लेकिन प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद उन्हें 2 जून की रोटी की उम्मीद जगी। अब ये उम्मीद 13 जून को खत्म हो पाएगी, ये देखना होगा। ग्रेटर नोएडा से एबीपी गंगा के लिए बलराम पांडे की रिपोर्ट।
अब बात कानपुर कांड के कातिल ठेकेदारों की। कानपुर में बस और टेम्पो की टक्कर में अब तक 18 लोगों की जान जा चुकी है। कई परिवारों में मातम पसरा है, लेकिन इस कांड के कातिल अभी भी आजाद घूम रहे हैं। कानपुर में मौत वाली टक्कर, 18 परिवारों में पसरा मातम। मंगलवार की रात कानपुर के लिए कभी न खत्म होने वाली रात बनकर आई। बस से टेम्पो की ऐसी टक्कर हुई कि 18 लोगों की मौत हो गई और एक झटके में कई गांवों में मातम पसर गया। किसी के कलेजे का टुकड़ा चला गया, किसी का सुहाग उजड़ गया तो किसी की आखिरी लाठी टूट गई। ऐसा कोहराम मचा कि लालेपुर से लेकर ईश्वरीगंज तक किसी गांव में चूल्हा तक नहीं जला। टक्कर इतनी भयानक थी कि चश्मदीद याद करके कांप जाते हैं, बताने से पहले सिसक जाते हैं। इस हादसे में ठेकेदार की लापरवाही खुलकर सामने आई है, क्योंकि जिस टेम्पो में सिर्फ 7 से 8 लोगों के बैठने की जगह थी, उसमें जानवरों की तरह 18 लोगों को ठूसा गया था। और ये सब ठेकेदार की मनमानी का नतीजा था, क्योंकि अगर टेम्पो ओवरलोड ना होता तो इतनी भयानक टक्कर ना होती। लेकिन ये सब हुआ किराए के चंद पैसे बचाने को लेकर, और उससे भी ज्यादा खतरनाक ये कोरोना काल में हुआ, नाइट कर्फ्यू में हुआ। आखिर रात में फैक्ट्री चलाने की इजाजत किसने दी थी? ऐसे कई सवाल हैं जो इस हादसे के बाद खड़े होते हैं, क्योंकि जिन्होंने अपनों को खोया वो इंसाफ मांग रहे हैं और गुनहगार आजाद हैं। कानपुर से रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा।